We are going to start a new chapter today, which is vectors. Vectors का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. Vectors एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स है फॉर फिजिक्स. बिना वेक्टर्स के फिजिक्स गोल है. बिना वेक्टर्स का फिजिक्स इज नथिंग. तो फिजिक्स पढ़ने के लिए वेक्टर्स का नॉलेज होना ज़रूरी है और इस चैप्टर को ध्यान से समझना. वैसे तुम्हें स्टैंडर्ड 9th में वेक्टर्स इंट्रोड्यूस किया गया होगा. तुम्हें स्टैंडर्ड 9th से पता होगा कि वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और स्केलर एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है. तो स्टैंडर्ड 9th में तुम्हें पढ़ाया गया होगा कि अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी, and a physical quantity which has only magnitude but not direction is known as a scalar. अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि इज करेंट ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट में अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं और तुमसे पूछ दूं कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, तो तुम क्या बताओगे कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है. तुम बताओगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. लेकिन ऐसा नहीं है. इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हैं, बट स्टिल इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. क्यों नहीं वेक्टर क्वांटिटी है? तो वेक्टर को ऐड सब्ट्रैक्ट करने का कुछ तरीका होता है विच इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी अलजेब्रा. वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. तो वेक्टर एडिशन का जो रूल होता है इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी अलजेब्रा. जैसे अलजेब्रा में 2 + 3 5 होता है. वेक्टर में अगर दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन, दूसरा का मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन, और दोनों को ऐड कर दोगे तो 5 न्यूटन होना जरूरी नहीं है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो देयर आर सर्टेन रूल टू ऐड वेक्टर्स. तो वेक्टर को ऐड करने का एक तरीका होता है जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे. तो इलेक्ट्रिक करंट एक क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, बट इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल. देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये और क्लियर होगा जब आगे हम लोग पढ़ेंगे. फॉर द टाइम बीइंग मान लो कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी ऑल्दो इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो अब हम लोग वेक्टर को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलोज वेक्टर एडिशन रूल इज नोन एज अ वेक्टर. फिर से, ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलोज वेक्टर एडिशन रूल इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. तो वेक्टर में एक चीज तो क्लियर हो गया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना ही चाहिए. अब ये अलग बात है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो भी कोई जरूरी नहीं है कि वेक्टर होगा, लेकिन अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए. तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? तो लेट अस सी वन एग्जांपल. मान लो कि दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है. तो मान लो कि दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, और एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है. मान लो कि एक पार्टिकल इस पाथ से पॉइंट ए से बी तक गया. सपोज दिस लेंथ इज 20 मीटर. यहां पे एक और पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकल चाहे तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में जा सकता है. तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ. मान लो कि शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ है 5 मीटर. इस शॉर्टेस्ट पाथ का लेंथ क्या है? 5 मीटर. ठीक है. तो तुम्हें स्टैंडर्ड 9 से पता है कि शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इज डिस्प्लेसमेंट एंड एक्चुअल पाथ इज डिस्टेंस. तो दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट.
तो ये जो चीज़ है ये क्या है, डिस्टेंस है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ लेंथ का जरूरत है। अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिस्टेंस, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, 20 मीटर। और अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, 5 मीटर। अगर 5 मीटर बोल रहे हो तो गलत है। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। मान लो इस साइड में ईस्ट है, ठीक है, मान लो इधर साइड में क्या है, ईस्ट है, तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। मतलब डिस्प्लेसमेंट में दो पार्ट है, पहला पार्ट है 5 मीटर और दूसरा पार्ट है ईस्ट। ईस्ट क्या है, डायरेक्शन, और 5 मीटर क्या है, मैग्नीट्यूड। 5 मीटर क्या है, मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट में दो पार्ट है, पहला पार्ट है 5 मीटर विच इज मैग्नीट्यूड, और दूसरा पार्ट है ईस्ट, मतलब डायरेक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए अगर डिस्टेंस के बारे में बात करो तो डिस्टेंस में सिर्फ 20 मीटर है। डिस्टेंस में तुम ये नहीं बोल सकते कि डिस्टेंस 20 मीटर है और टूवर्ड्स ईस्ट है। डिस्टेंस क्या है, सिर्फ 20 मीटर है। मतलब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 20 मीटर बोलने की जरूरत है, एंड 20 मीटर इज मैग्नीट्यूड। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन। तो डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। और तुम्हें अब तक क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को हम रफली बोल सकते हैं लेंथ या साइज। मैग्नीट्यूड को हम रफली क्या बोल सकते हैं, लेंथ या साइज। तो वेक्टर के लेंथ या साइज को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। और अगर स्केलर है तो स्केलर के साइज को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो वेक्टर में दो पार्ट है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर में बस एक ही पार्ट है, मैग्नीट्यूड। वैसे करंट एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, वो तो एक्सेप्शन है। तो इन जनरल स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो कि एक वेक्टर है जो कि पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे टर्मिनेट कर रहा है। एक वेक्टर है जो कि पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे टर्मिनेट कर रहा है। तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको कभी कभी बोलते हैं टेल, और जहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है उसको कभी कभी बोलते हैं हेड या टिप भी बोलते हैं। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है उसको टेल बोल रहे हैं, और जिस पॉइंट पे टर्मिनेट कर रहा है उसको हेड बोल रहे हैं या फिर टिप बोल रहे हैं। तो एक वेक्टर है जो कि ए से स्टार्ट हुआ, बी पे टर्मिनेट हुआ। अगर इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के फॉर्म में लिखना है तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं कि ए बी लिख दो और इसके ऊपर एरो लगा दो, या फिर बोल्ड लेटर्स में ए बी लिख दो। बोल्ड लेटर्स का मतलब होता है कि ए बी को थिक कर दो, मतलब मोटा कर दो। तो वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं, पहला एरो से और दूसरा बोल्ड लेटर्स से। ठीक है। तो लेटर्स के ऊपर एरो लगा दें तो इट रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर, या फिर हम लोग बोल्ड लेटर से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस फॉर्म में वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। इस फॉर्म में वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। मतलब अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो तुम्हें मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा और डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले वेक्टर लिख दो,
और वेक्टर को मॉड के अंदर लिख दो, तो मॉड वेक्टर ए बी का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी मीनिंग साइज ऑफ वेक्टर ए बी। ऐसे भी लिख सकते हो कि बोल्ड लेटर्स में वेक्टर्स को लिख दो, बोल्ड लेटर्स में वेक्टर को लिख दो और फिर मॉड लगा दो। तो ये दोनों फॉर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? तो रफली साइज ऑफ वेक्टर। कभी कभी मैग्नीट्यूड को ऐसे ही लिख दिया जाता है, मीन्स सिर्फ ए बी लिख दो, नाइदर एरो लगाओ ना बोल्ड लेटर से लिखो, सिर्फ ए बी लिख दो। तो सिर्फ ए बी लिख दे रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका हुआ और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका हुआ। ठीक है, कभी कभी वेक्टर को एक सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इस वेक्टर ए बी को तुम चाहो तो वेक्टर पी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेक्टर क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंगल लेटर से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस ए बी वेक्टर को हम चाहें तो वेक्टर पी भी लिख सकते हैं, जिसको बोल्ड पी से भी लिखा जा सकता है। और अगर बोला जाए कि हाउ टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, तो कुछ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड के लिए आइदर मॉड का यूज करते हैं, लेकिन मॉड के अंदर वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए, या बस ऐसे लिख दो, नाइदर एरो नॉर बोल्ड लेटर्स। तो क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यहाँ एक चीज ध्यान दो, वेक्टर पी और वेक्टर ए बी डिफरेंट नहीं है, दोनों एक ही चीज है। मतलब वेक्टर ए बी का ही 2 नाम है, बोल सकते हो ए बी ऑफिशियल नाम है और पी क्या है? निक नेम है, लेकिन दोनों एक ही चीज है, मीनिंग वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर पी। ठीक है, ठीक है, तो तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वी हैव टू यूज आइदर एरो ओवर लेटर्स और बोल्ड लेटर्स, और उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर के आगे मॉड लगा देंगे, या फिर नाइदर एरो लगाओ नॉर बोल्ड लेटर्स से लिखो। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? तो रफली साइज ऑफ वेक्टर। एक ही ध्यान दो कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं लिया जाता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? आइदर 0 और पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मीनिंग आइदर 0 और पॉजिटिव। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो क्या होगा? आइदर 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। और अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए देन इट इज नोन एज जीरो वेक्टर। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। ठीक है, तो सेकेंड इज जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। तो जीरो वेक्टर का मतलब हुआ एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, लेकिन वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होना चाहिए। मैग्नीट्यूड 0 का मतलब क्या हुआ? साइज 0। साइज 0 मतलब बोल सकते हैं लेंथ 0। तो एक वेक्टर है जिसका लेंथ 0 है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा भाई? बताओ तुम किस साइड में रहोगे? कुछ स्टूडेंट्स बोलोगे कि उसका डायरेक्शन ही नहीं होगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि डायरेक्शन नहीं होगा। अगर वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन होगा, लेकिन किधर होगा? तो किधर भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी। किधर भी हो सकता है मतलब आर्बिट्रेरी। मतलब ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मतलब कुछ भी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन, इज नोन एज अ नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज नोन एज अ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी का मीनिंग क्या होता है? कुछ भी।
तो कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जीरो के ऊपर एरो लगा के या फिर बोल्ड जीरो से। तो जीरो वेक्टर को आइदर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियसली जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो 0 होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इज 0, डायरेक्शन आर्बिट्ररी। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट, सपोज 2 वेक्टर्स है, जैसे मान लो 2 फोर्सेस है। जैसे मान लो पहला फोर्स है ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन, और एक दूसरा फोर्स है बी वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन। अगर तुमसे ये पूछ दिया जाए कि कौन सा फोर्स बड़ा है, वेक्टर ए या वेक्टर बी, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? वेक्टर बी। तुम्हारा आंसर होगा वेक्टर बी। तो देखो, 2 वेक्टर को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वेक्टर बी इज ग्रेटर देन वेक्टर ए, तो गलत है। हम ऐसा बोल सकते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, मतलब अगर तुम ऐसा लिख देते हो कि वेक्टर बी इज ग्रेटर देन वेक्टर ए, तो देन इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। हमें क्या बोलना चाहिए? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन। तो 6 न्यूटन 4 न्यूटन से बड़ा है। लेकिन अगर तुम बोल रहे हो कि वेक्टर बी वेक्टर ए से बड़ा है, तो उसमें तो डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो डायरेक्शन में तुम कैसे बोलेगे बड़ा छोटा? तो वेक्टर को कंपेयर नहीं करना चाहिए, हम लोग को किसको कंपेयर करना चाहिए? मैग्नीट्यूड को। और वो भी तब जब वेक्टर सिमिलर होगा। जैसे फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हो, फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट तरह का क्वांटिटीज हैं। फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट मीटर होता है। तो फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ ही कंपेयर कर सकते हो। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ ही कंपेयर कर सकते हो। तो हम बोल सकते हैं कि 2 वेक्टर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ओनली देयर मैग्नीट्यूड्स कैन बी कंपेयर्ड। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट नोट डाउन कर लो। तो थर्ड पॉइंट हुआ 2 वेक्टर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ओनली देयर मैग्नीट्यूड्स कैन बी कंपेयर्ड। यहाँ कंपेरिजन का मतलब हम बोल रहे हैं बड़ा छोटा। 2 वेक्टर्स इक्वल हो सकते हैं, लेकिन 2 वेक्टर को बड़ा छोटा नहीं बोल सकते हैं। 2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को बड़ा छोटा बोल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है अबाउट इक्वल वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल प्रोवाइडेड देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस आर इक्वल। अगर 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल हो जाए, देन दे आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स के लिए क्या होना चाहिए? सेम मैग्नीट्यूड्स, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो अगर 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, डायरेक्शन भी सेम हो जाए, देन दे आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। जैसे कि एग्जाम्पल लो, मान लो कि देर आर 3 वेक्टर्स। पहला वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन, दूसरा वेक्टर बी है इसका भी मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन, और एक तीसरा वेक्टर सी है और इसका भी मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन। तो तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो क्या तुम बोल सकते हो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी? बताओ तुम लोग। वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी नहीं होगा, सिर्फ वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी होगा। क्यों? वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। लेकिन वेक्टर सी के बारे में बात करो तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसलिए वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी है लेकिन वेक्टर सी के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी है बट नॉट इक्वल टू वेक्टर सी।
हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड तीनों इक्वल है। ठीक है, तो होपफुली समझ में आ चुका है कि व्हाट इज इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर में कुछ भी नहीं है। इक्वल वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है ट्रांसलेशन ऑफ ए वेक्टर और शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब ये होता है कि मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को पैरेलली एक जगह से दूसरी जगह तक लेके चले जाओ, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। कोई जरूरी नहीं है कि इसको इधर साइड में लेके जाओ, कैसे भी लेके जा सकते हो, 3D में भी लेके जा सकते हो, लेकिन हर समय पैरेलल ही होना चाहिए। मान लो कुछ ऐसे जा रहा है और ऐसे भी हो जा रहा है, तो ये ट्रांसलेशन नहीं है। ट्रांसलेशन होने के लिए अगर इनिशियली ऐसे है तो हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए, कहीं भी चला जाए लेकिन हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। तब इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक वेक्टर है, वेक्टर ए, जिसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर। इस वेक्टर को पैरेलली यहाँ लेके चले जाओ सच दैट कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही रहे, तो हम बोलेंगे कि वेक्टर ए शिफ्ट हो गया या वेक्टर ए ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, ऐसा बाद में ज़रूरत पड़ेगा फॉर वेक्टर अलजेब्रा, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर वेक्टर को हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, उसमें टॉर्क पढ़ेंगे। टॉर्क में अगर फोर्स किसी पॉइंट पर लग रहा है तो उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो सब वेक्टर को ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ज़रूरत पड़ने पे वेक्टर्स को शिफ्ट किया जा सकता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन ऑफ ए वेक्टर और शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर। लेकिन शिफ्टिंग इस तरह से होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा सेम रहे। और ट्रांसलेशन कोई जरूरी नहीं कि बोर्ड के प्लेन में हो, 3D में भी हो सकता है, बोर्ड के प्लेन के बाहर भी हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम लोग आगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आइडिया क्लियर हो। मान लो 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, सच दैट दोनों का टेल एक ही जगह पे है। अगर 2 वेक्टर का टेल एक जगह पे हो तो इसको कभी कभी को इनिशियल वेक्टर्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स। ऐसे तुम लोग किसी भी बुक से डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़ लेना। मैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वो खुद से पढ़ सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टाइप वेक्टर्स है वो मैं पढ़ा दूँगा। जो इंपॉर्टेंट टाइप वेक्टर्स है वो मैं पढ़ा दूँगा, लेकिन और भी बहुत टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन तुम जान सकते हो, तो बुक से पढ़ना। मैं स्पून फीडिंग नहीं करवाऊँगा, बस कॉन्सेप्ट दूँगा। कॉन्सेप्ट इस तरह से दूँगा कि तुम्हारा बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स आ जाए, जेई मेन, जेई एडवांस क्लियर हो जाए और नीट क्लियर हो जाए, लेकिन स्पून फीडिंग नहीं कराऊँगा। तो तुम्हें खुद से भी पढ़ना है, बुक रीडिंग करो। जैसे मैं वेक्टर्स पढ़ा रहा हूँ तो कोशिश करो कि तुम H.C. वर्मा से पढ़ लो। अगर H.C. वर्मा में समझ में नहीं आए तो ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम रेशनिक हैलिडे। रेशनिक हैलिडे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। मान लो कि देयर आर 2 वेक्टर्स, दोनों का टेल एक जगह पे है। अगर ऐसा हो जाए तो वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब ये हुआ कि टेल्स कोइंसाइड करेगा। को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब ऐसा वेक्टर्स जिनका टेल्स कोइंसाइड कर जाए, मतलब टेल्स एक ही जगह पे हो जाए। तो इस तरह के वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। अगर 2 को इनिशियल वेक्टर है तो उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। अगर 2 को इनिशियल वेक्टर्स हो जाए तो उन दोनों के बीच का जो एंगल है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। सपोज 2 को इनिशियल वेक्टर नहीं है, तब क्या करेंगे? तो वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन। जैसे 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
मान लो इस तरह का एक वेक्टर ए है और इधर एक वेक्टर बी है। सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्री और तुमसे पूछ दे कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तुम्हारा आंसर क्या होगा? तो कुछ लोग जल्दी से बोल दोगे 60 डिग्री। 60 डिग्री रॉन्ग। 60 डिग्री रॉन्ग क्यों है? क्योंकि इस वेक्टर के हेड पे इस वेक्टर का टेल है, दोनों का टेल एक साथ नहीं है। तो अगर टेल एक साथ नहीं है तो क्या हम टेल एक साथ ला सकते हैं? तो ला सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग और ट्रांसलेशन। तो ऐसा करो कि इस वेक्टर ए को ट्रांसलेट कर दो। तो ऐसा करो, वेक्टर ए को ट्रांसलेट करो। तो वेक्टर ए अगर यहाँ पे शिफ्ट कर गया सच दैट कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का टेल एक ही जगह पे आ जाए, तो दिस एंगल इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ऑब्वियसली अगर इधर 60 डिग्री है तो इधर कितना होना चाहिए? तो 120 डिग्री। तुम्हें ज्योमेट्री से पता है, 6-7 में बहुत पढ़े हो। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो इधर 60 डिग्री है तो इधर कितना होना चाहिए? तो 180 माइनस 60 मीनिंग 120 डिग्री। तो इस केस में एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना हुआ? 120 डिग्री हुआ। ठीक है। तो तुमसे कभी भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर मांग ले तो तुम्हें क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये देख लेना है कि दोनों का टेल एक जगह पे है कि नहीं। अगर टेल एक जगह पे है तो जो एंगल है वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। और अगर टेल एक जगह पे नहीं है तो शिफ्टिंग का यूज कर लो, टेल एक जगह पे ले आओ और फिर देखो कि एंगल कितना है। और एंगल बताने के लिए ज्योमेट्री का यूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड 10 तक बहुत ज्योमेट्री पढ़े हो। ठीक है। अब देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री होगा और मैक्सिमम वैल्यू 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर मान लो थीटा है तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा, इंक्लूडिंग बोथ। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री इज लेस दैन इक्वल टू थीटा इज लेस दैन इक्वल टू 180 डिग्री। 0 डिग्री कब होगा और 180 डिग्री कब होगा देखा जाए। मान लो इस तरह से दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा। सपोज दिस इज 30 डिग्री। अगर ऐसे कर दिए तो 30 डिग्री से बढ़ रहा है, बढ़ते 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 यहाँ कितना हो गया 90 डिग्री। अब थोड़ा और ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो यहाँ पे क्या हो गया 180 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री। फिर इसको कम करना शुरू करो, कम करते 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 दोनों को पैरेलल कर दो। पैरेलल हो गया या फिर बोल सकते हो दोनों ओवरलैप करिए। यहाँ पे दोनों के बीच के एंगल कितना है 0 डिग्री। मतलब अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों के बीच के एंगल क्या होगा 0 डिग्री, और दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों के बीच के एंगल कितना होगा 180 डिग्री। अब एक और चीज़ देखो, अगर इसको फर्दर रोटेट कर दें, ऐसे कर दें, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से ज़्यादा होगा या कम होगा? तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग बोलेगा कि 180 से ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इधर से लेंगे। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स किधर से लेंगे? इधर से लेंगे। तो ऑब्वियसली दिस एंगल इज स्मॉलर देन 180 डिग्री। तो वेक्टर में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 0 डिग्री से स्टार्ट करके 180 डिग्री तक लेना है। 0 डिग्री से कम नहीं लेना है, 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं लेना है। तो जो एक्सप्लेन किए हैं उसको थोड़ा लिख दे रहे हैं। तो मान लो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाए, तो अगर दो वेक्टर ए और बी सेम डायरेक्शन में हो गया तो दोनों के बीच का एंगल कितना लेंगे 0 डिग्री। और अगर दो वेक्टर ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना लेंगे 180 डिग्री। ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा और एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाए तब उस केस में जो एंगल होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा।
नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब होगा कि मैग्नीट्यूड सेम ही होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। जैसे मान लो एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर और डायरेक्शन है टुवर्ड्स ईस्ट, और एक वेक्टर बी है उसका भी मैग्नीट्यूड है 2 मीटर लेकिन डायरेक्शन है टुवर्ड्स वेस्ट। तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम बोलेंगे कि वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी एज वेल एज वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर ए। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी एज वेल एज वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। ऑब्वियसली यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड 2 मीटर है। बाद में कभी कभी तुमसे पूछ देंगे कि अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 मीटर है तो माइनस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो तुम बोल देंगे कि उसका मैग्नीट्यूड -2 मीटर होगा, जो कि गलत होगा। माइनस साइन बताता है डायरेक्शन अपोजिट है, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव तो होता ही नहीं है। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज नॉन नेगेटिव। अगर वेक्टर के आगे माइनस साइन लगा देते हो तो इसका मतलब वो क्या बताता है कि मैग्नीट्यूड वही है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए नंबर। एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आइडिया क्लियर हो। मान लो कि एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर, और तुमसे पूछ दिया कि व्हाट इज वेक्टर 2a, मतलब वेक्टर ए को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया। तो 2a वेक्टर एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा 4 मीटर और डायरेक्शन ए वेक्टर के साइड में होगा। तो 2a वेक्टर एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसके मैग्नीट्यूड का 2 टाइम्स, मतलब कि 4 मीटर, और डायरेक्शन किधर होगा, तो वेक्टर ए के साइड में। और अगर तुमसे पूछ दे कि फाइंड -1.5 ए वेक्टर, इसका मतलब होगा कि एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के 1.5 टाइम्स होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। तो माइनस साइन मतलब डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, तो -1.5 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के 1.5 टाइम्स होगा, तो 2 × 1.5 कितना होगा, 3, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, मतलब डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 मीटर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वेक्टर को एक पॉजिटिव नंबर k से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मैग्नीट्यूड k टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन गिवन वेक्टर के साइड में ही होगा। और अगर किसी वेक्टर को एक नेगेटिव नंबर k से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मैग्नीट्यूड मॉड k टाइम्स होगा। मॉड k मतलब कि k का पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा मॉड k टाइम्स, और डायरेक्शन किधर होगा, तो गिवन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। तो होपफुली समझ में आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि एक वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर और ये टुवर्ड्स ईस्ट में है। ये किस डायरेक्शन में है, ईस्ट की तरफ है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है तो तुम तुरंत बोल दोगे 10 मीटर, कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर। और अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज वेक्टर ए, तो तुम क्या लिखोगे, 10 मीटर। तो तुम लिखोगे 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। वेक्टर ए को क्या लिखोगे, 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, कुछ ऐसा लिखोगे। लेकिन ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है,
मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 मीटर है और इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है, वो तो ठीक है, लेकिन वेक्टर ए को 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट लिखना थोड़ा देहाती टाइप हो गया, ठीक है, वो टेक्निकली सही नहीं है। तो वेक्टर ए को लिखेंगे कैसे? तो इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक वेक्टर होता है जो कि डायरेक्शन देता है। यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो दिस वेक्टर गिव्स डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड होता है यूनिटी। यूनिटी मतलब 1 यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 यूनिट, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1 यूनिट। तो यूनिट वेक्टर क्या करता है? डायरेक्शन देता है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 यूनिट। और इसको रिप्रेजेंट करने का एक स्पेशल तरीका होता है, इसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस साइन से, जिसको हम बोलते हैं कैप, या कहीं कहीं पे हैट भी लिखता है, कहीं कहीं पे कैरेट भी लिखता है, ठीक है। तो हम इसको कैप ही बोलेंगे। तो यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, ए कैप, बी कैप, सी कैप एंड सो ऑन, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का एक रफ आइडिया हुआ कि यूनिट वेक्टर करता क्या है? तो डायरेक्शन देता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 यूनिट। और जैसे इस एग्जाम्पल पे आप मान लो कि ए के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है ए कैप। ए के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है ए कैप। तो वेक्टर ए को हम लोग को लिखना चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर और डायरेक्शन है ए कैप की तरफ। वेक्टर ए को क्या लिखेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर और डायरेक्शन की तरह ए कैप की तरफ। यहाँ ए कैप से मल्टीप्लाई किए तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैग्नीट्यूड में क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका 1 है। तो 1 × 10 करोगे तो क्या मिलेगा? 10 ही तो मिलेगा। लेकिन ए कैप दिया क्या? डायरेक्शन, और डायरेक्शन की तरह ईस्ट की तरफ है। तो यूनिट वेक्टर एक वेक्टर होता है जो कि क्या देता है? डायरेक्शन देता है। और इसके लिए एक फॉर्मूला है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय ए कैप which is equal to vector a upon magnitude of vector a। थोड़ा समझना इसको। हम लिखें यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, मतलब कोई वेक्टर ए है, उसके डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से। और ए कैप किसके बराबर होता है? तो वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए अगर बोल रहे हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, और वेक्टर ए को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया। मतलब मैग्नीट्यूड कितना बचा? 1, और सिर्फ डायरेक्शन। मतलब वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या दे रहा है? तो एक वेक्टर दे रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो यूनिट वेक्टर है। तो ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। उसी तरह से अगर बोल दे बी कैप, तो बी कैप क्या होगा? वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? तो डायरेक्शन देना। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन देना, ठीक है। चलो इस एग्जाम्पल में मान लो एक वेक्टर इस साइड में है, मतलब वेस्ट की तरफ है। दिस इज वेक्टर बी, और मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 मीटर है, लेकिन डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है, मतलब ए कैप के उल्टा साइड में है। तो अगर ए कैप के उल्टा साइड में हो गया तो माइनस ए कैप लिख दो, मतलब कि वेक्टर बी होना चाहिए -5 मीटर ए कैप। फिर से वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 मीटर, लेकिन डायरेक्शन ए कैप की तरफ नहीं है, उसके उल्टा साइड में है, तो इसलिए हम -ए कैप लिखें, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वेक्टर
एक यूनिट वेक्टर ए कैप के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव ए कैप लो, और अगर ए कैप के अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव ए कैप लो, और जो मैग्नीट्यूड है उसको भी साथ में लिख दो, तो वेक्टर फॉर्म कंप्लीटली लिखा जाएगा। मतलब उस फॉर्म में वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ और क्लियर होगा। अभी फॉर द टाइम बिंग यही समझो कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये वेक्टर करता क्या है, तो डायरेक्शन देता है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो कैप से। और वेक्टर ए के डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो इतना चीज़ अभी दिमाग में रखो। नेक्स्ट पॉइंट है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो स्टैंडर्ड 10 तक तुम लोग 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होता था और एक वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होता था। अब हम लोग 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 कोऑर्डिनेट्स होगा, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक तीसरा जेड एक्सिस, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तीनों म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के पहले एक क्यूबॉइड हम लोग ले रहे हैं। मान लो कि एक क्यूबॉइड है, कुछ इस तरह से एक क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड में कितना फेसेस है, तो 6, फ्रंट, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, और पीछे जो है, पीछे ये क्या है, बैक। ठीक है, तो देयर आर 6 सरफेसेस, फ्रंट, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट और एक पीछे बैक। एक ही ध्यान दो, अगर तुमसे पूछा जाए OA और OC के बीच का एंगल कितना है, तो तुम तुरंत बता दोगे 90 डिग्री। OA और OC के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर तुमसे ये पूछा जाए OA और OE के बीच का एंगल कितना है, क्या बोलोगे, बताओ जल्दी। वो 90 डिग्री है। OA और OE के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ध्यान दो OA किधर है, तो OA ये वाला है, ये वाला, मतलब OA इधर है, OE इधर है। OE और OA के बीच का एंगल कितना है, देखो 90 डिग्री। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 3D में O को ओरिजिन मान लेते हैं, OA को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, OA को क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस, OC को मान लेते हैं वाई एक्सिस, और OE को मान लेते हैं जेड एक्सिस। ठीक है, OA एक्स एक्सिस है, OC वाई एक्सिस है, और OE कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। ऑब्वियसली एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 90। वाई जेड के बीच का एंगल कितना है, तो O भी 90 डिग्री है, और जेड और एक्स के बीच का कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तुम एक डब्बा ले लो और उससे समझ सकते हो। देखो क्यूबॉइड 3D है और बोर्ड 2D है, तो 2D में 3D को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा तो मुश्किल हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हुआ है, लेकिन फिर भी तुम लोग समझ सकते हो। अब हम लोग इन जनरल एक्स एक्सिस को इधर दिखाएंगे, वाई एक्सिस को इधर दिखाएंगे, जेड एक्सिस इधर है। लेकिन जेड एक्सिस को बोर्ड में इधर कैसे दिखाओगे, तो हम लोग जेड एक्सिस को इधर करके दिखाते हैं। इसका मतलब बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब इस साइड में है। इस साइड मतलब बोर्ड में नहीं है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग बोर्ड में कुछ इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, कि राइट साइड में एक्स एक्सिस, टॉप साइड में वाई एक्सिस, फ्रंट में जेड है, लेकिन फ्रंट में जेड कैसे दिखाएंगे, तो थोड़ा सा हम ऐसे कह देते हैं। तो हम लोग ऐसे कह देते हैं, इसका मतलब क्या है, फ्रंट की तरफ है, मतलब जेड एक्सिस किधर है, तुम्हारे तरफ है। ठीक है, और एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। वाई और जेड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, और जेड और एक्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो होपफुली तुम्हें समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग 3 यूनिट वेक्टर लेते हैं, 3 यूनिट वेक्टर लेते हैं।
एक लेते हैं आई कैप, दूसरा जे कैप और तीसरा के कैप। आई कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड लेने का तरीका होता है जो हम क्रॉस प्रोडक्ट के बाद बताएंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड लेने का तरीका होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जेड बाहर की तरफ ही लेंगे, हो सकता है जेड अंदर की तरफ हो जाए, बाहर क्यों ले रहे हैं उसका एक तरीका होता है जो कि बताएंगे बाद में। यहां पे आई कैप, जे कैप, के कैप 3 यूनिट वेक्टर है। आई कैप इज यूनिट वेक्टर along x axis, unit vector along x axis. J cap is unit vector along y axis and k cap is unit vector along z axis. ठीक है, तो these are 3 unit vectors. Obviously I cap, J cap and K cap are mutually perpendicular. अगर बोल दे कि आई कैप और के कैप के बीच का एंगल क्या है तो आंसर इज 90 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली जे कैप और के कैप के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, और आई कैप जे कैप के बीच का एंगल भी क्या है 90 डिग्री। तो ऐसा बोल सकते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है। ऑब्वियसली आई कैप, जे कैप और के कैप का मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। ठीक है। अब इसके बाद एप्लीकेशंस देखो, यूनिट वेक्टर का यूज होता है डायरेक्शन देने के लिए। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है डायरेक्शन देना है। ठीक है। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि इसका जो लेंथ है वो L ना होकर के हो गया 5 मीटर, हाइट हो गया 4 मीटर और ब्रेथ हो गया 2 मीटर। ठीक है। और एक वेक्टर है dg वेक्टर। कौन सा वेक्टर ले रहे हैं dg वेक्टर। तो dg वेक्टर d से g की तरफ है, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर। तो अगर हम लोग लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि dg वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर। ठीक है। लेकिन तुमसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज dg वेक्टर, तो dg वेक्टर में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होने चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो 5 मीटर है, डायरेक्शन के लिए लिखेंगे आई कैप। डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे आई कैप, क्योंकि dg वेक्टर जो है वो आई कैप की तरफ है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ है। तो एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर है आई कैप। अगर हम 5 मीटर आई कैप लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन आई कैप क्या दे रहा है डायरेक्शन दे रहा है, क्योंकि आई कैप एक यूनिट वेक्टर होता है, किधर होता है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। तो आई कैप ये यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इससे जब आई कैप से मल्टीप्लाई किए तो इसका मतलब हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या है 5 मीटर और इसका डायरेक्शन किधर है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। उस तरह से अगर हम एक दूसरा वेक्टर ले लिए, दूसरा वेक्टर ले लिए BC वेक्टर। हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं BC वेक्टर को, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अगर हम BC वेक्टर बोल रहे हैं, बोलने का मतलब क्या हुआ, उसका टेल B पे है और हेड कहाँ पे है C पे है। ठीक है। मतलब BC वेक्टर कुछ ऐसा दिखना चाहिए। हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, चलो कर देते हैं एक बार। BC वेक्टर ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है। तो BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है वंस अगेन 5 मीटर, उसका मैग्नीट्यूड तो 5 मीटर ही है। देखिए अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो हम इसको लिखेंगे -5 मीटर आई कैप। यहाँ पे 5 मीटर को माइनस आई कैप के साथ मल्टीप्लाई किए। माइनस आई कैप बोलने का मतलब ये हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड आई कैप के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन इज अपोजिट टू आई कैप, मतलब इस आई कैप के उल्टा साइड में, मतलब नेगेटिव एक्सिस की तरफ। तो BC वेक्टर इज -5 मीटर आई कैप। इसके बाद नेक्स्ट वेक्टर हम लोग ले लेंगे AB वेक्टर। AB वेक्टर, AB वेक्टर ऐसे है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 मीटर। तो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 मीटर
और ये किधर है, ए बी मतलब ए से बी की तरफ ले रहे हैं, तो जे कैप की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, उस साइड यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप है। तो ए बी वेक्टर को हम लोग क्या ले सकते हैं, 4 मीटर जे कैप। सिमिलरली अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि सी ओ वेक्टर, सी से ओ की तरफ एक वेक्टर लिए, तो सी ओ वेक्टर क्या होगा बताओ, मास 4 मीटर जे कैप। ठीक है, इसके बाद एक वेक्टर ले रहे हैं ओई वेक्टर ओई का लेंथ कितना है, 2 मीटर, और ये किधर है, जेड एक्सिस की तरफ। ओई वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 मीटर के कैप। ठीक है, ओई वेक्टर हुआ 2 मीटर के कैप। अब एक वेक्टर ले रहे हैं जीबी वेक्टर किधर जा रहे हैं, जीबी वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव जेड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव जेड बाहर है, तो जीबी किधर है, नेगेटिव जेड की तरफ है। तो जीबी वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे, तो -2 मीटर के कैप। ठीक है, तो जीबी वेक्टर हुआ -2 मीटर के कैप। अभी तक हम जो भी वेक्टर कंसीडर किए उसमें क्या था कि सारा वेक्टर आदर एक्सिस के पैरेलल या एंटी पैरेलल, या वाई एक्सिस के पैरेलल एंटी पैरेलल, जेड एक्सिस के पैरेलल एंटी पैरेलल, इतना ही था। अब कोई रैंडम डायरेक्शन में हो जाए तब क्या करेंगे, जैसे मान लो एक वेक्टर है ओ से बी तक, डायरेक्ट ओ से बी तक है। एक वेक्टर कहाँ से कहाँ तक है, ओ से बी तक। ठीक है, मतलब ऐसा है, एक वेक्टर ओ से बी तक है। ठीक है, बोला कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, मतलब यूनिट वेक्टर में लिखो, इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, ऐसा मान लो कि ओ बी डिस्प्लेसमेंट, ओ बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ओ से बी तक डायरेक्ट जा सकते हो, या किसी का मर्जी करे तो वो ऐसा करेगा, ओ से ए तक गया और ए से बी तक गया। अगर ओ से ए चले जाएं और फिर ए से बी चले जाएं, मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं, ओ से ए चलें और फिर ए से बी चल दिए, तो अल्टीमेटली जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो ओ बी के बराबर ही होगा। ठीक है, मतलब ओ बी वेक्टर बोल रहे हैं तो ओ बी वेक्टर को बोल सकते हैं दो वेक्टर का सम है, उसमें एक वेक्टर है ओ ए और दूसरा वेक्टर है ए बी। ठीक है, और ओ ए वेक्टर क्या होगा, 5 मीटर आई कैप, और ए बी वेक्टर क्या होगा, 4 मीटर जे कैप। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज ओ बी वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, तो 5 मीटर आई कैप प्लस 4 मीटर जे कैप। क्लियर हो गया। अब तुमसे पूछ दें कि व्हाट इज ओडी वेक्टर, ओडी वेक्टर। ठीक है, ओडी वेक्टर ध्यान दो क्या है, ओडी मतलब ओ से डी तक डायरेक्ट, ओडी वेक्टर मतलब ओ से डी तक डायरेक्ट। तो हम ओ से डी तक ना जाकर के ऐसे चलें कि ओ से पहले सी चल दी, फिर सी से डी चल दी, ओ से सी और सी से डी। ओ से सी चलें तो किधर चलें, वाई सी की तरफ, वाई सी की तरफ कितना हो गया, 4 जे क्या, और सी डी किधर है, पॉजिटिव जेड, उसके लिए क्या लिखेंगे, 2 मीटर के क्या। तो अगर तुमसे पूछा गया कि व्हाट इज ओडी वेक्टर, तो ओडी वेक्टर क्या होगा, 4 मीटर जे कैप प्लस 2 मीटर के कैप। एक और वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर लिए ओ एफ वेक्टर, ओ एफ वेक्टर। बताओ तुम लोग क्या होना चाहिए ओ एफ वेक्टर, तो 5 मीटर आई कैप प्लस 2 मीटर के कैप। तो बाकी लोगों को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ओ से एफ तक जा रहे हैं तो ओ से एफ में पहले ओ से ए तक चलें और फिर ए से एफ तक चलें। तो ओ से ए तक के लिए 5 मीटर आई कैप और ए से एफ तक के लिए 2 मीटर के कैप। तो एफ वेक्टर को क्या लिखेंगे, 5 मीटर आई कैप प्लस 2 मीटर के कैप। लास्ट में हम लोग लेते हैं ओजी वेक्टर, ओजी वेक्टर, ओजी वेक्टर। ओजी के लिए देखो कैसे चलोगे, ओ से ए से बी और बी से जी, बोलिए। हाँ हाँ, 2 मीटर के क्या। ठीक है, बाकी लोग समझो जिनको समझ में नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं कि ओजी वेक्टर क्या होगा, ओजी वेक्टर। तो हम लोग को ओ से जी जाना है, तो पहले ओ से ए चलो, फिर ए से बी चलो और फिर बी से जी चलो। ओ से ए चले तो कितना चलेगी, 5 मीटर आई कैप, ए से बी 4 मीटर जे कैप और बी से जी 2 मीटर के कैप। तो बोल सकते हैं कि ओजी वेक्टर जो होगा वो होगा 5 मीटर
आई कैप प्लस 4 मीटर जे कैप प्लस 2 मीटर के कैप। चलिए इस पर थोड़ा हम फोकस करते हैं। इसमें ओजी वेक्टर में तीनों हैं, आई कैप भी है, जे कैप भी है और के कैप है। ठीक है, तो आई कैप में जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, जे कैप में जो होता है उसको बोलते हैं वाई कंपोनेंट, के कैप में जो होता है उसको हम बोलते हैं जेड कंपोनेंट। तो अगर पूछ दिया जाए कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओजी, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओजी, तो क्या होगा 5 मीटर। अगर पूछ दिया जाए वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओजी तो क्या होगा 4 मीटर, और जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओजी पूछ दिया जाए तो क्या होगा 2 मीटर। एक और चीज़ तुमसे पूछते हैं, अगर हम ये पूछ दें कि ओजी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओजी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ओजी वेक्टर का लेंथ, ओजी वेक्टर का लेंथ, और ओजी है क्या यहाँ पे डायगोनल, ओजी बोल सकते हैं डायगोनल है, और डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अगर पूछ दिया जाए कि ओजी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है तो हम लोग क्या लिखेंगे अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बोल सकते हैं। तो अगर पूछा जाए ओजी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ तो अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जो भी वैल्यू आ जाए अंडर रूट 45 आ रहा है, अंडर रूट 45। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओजी इज रूट 45 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अब हम जनरलाइज कर सकते हैं। अगर कोई वेक्टर है जिसमें आई कैप जे कैप के कैप तीनों है, मतलब वेक्टर मान लीजिए एक्स आई कैप है प्लस वाई जे कैप है प्लस जेड के कैप है, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो कोई वेक्टर दिया रहे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इज एक्स कंपोनेंट, वाई वाई कंपोनेंट, जेड इज जेड कंपोनेंट, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है।